दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट सेशन कर लेते हैं, सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर बात करोगे तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। और ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से इसको लिया गया है, जिसको बोलते हैं बोरो किया गया है। चाहे वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहाँ जहाँ अच्छा लगा हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो भी मेंबर्स थे, तो वहाँ से उन्होंने इसको बोरो किया है। ठीक है। चाहे वो आयरलैंड हो, हम आगे देखेंगे सारे के सारे कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। ठीक है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिजिडिटी का मतलब है यहाँ पे इतना कठोर भी नहीं है कि इसको हम अमेंड नहीं कर सकते, और इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि रोज से इसको अमेंड करने बैठ जाए। जैसे यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी रिजिड है। ठीक है। वो आसानी से अमेंड नहीं हो पाता है। ठीक है। और इंग्लैंड में क्या होता है कि वहाँ पे वो आए दिन उसको अमेंड करते रहते हैं। ठीक है। फेडरल सिस्टम विद विद यूनिटरी बाइस। ठीक है। यानी कि सेंटर मजबूत होगा स्टेट से। नहीं तो ऐसा होगा स्टेट फिर किसी ने बोलेंगे जी हम तो अलग स्टेट बनाने वाले हैं, कंट्री बनाने वाले हैं। तो इसलिए सेंटर ज़्यादा मजबूत होगा, जो हमने कनाडा से लिया है। ठीक है। कनाडा से ये बोरो किया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया, जो कि हमने इंग्लैंड से लिए। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। ए सेक्युलर स्टेट। ठीक है। टर्म सेक्युलर वाज एडिड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। पहले देखा होगा जब अंग्रेज हुआ करते थे, तो अंग्रेजों के टाइम में वोटिंग हो गई थी धीरे धीरे, लेकिन वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं हुआ करता था। इसी के चलते बहुत सारे टाइम तक वो किया गया, डिमांड की गई कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए, जो कि बाद में हुआ था। पहले क्या होता था कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस जो एजुकेटेड हैं, जो टैक्स देते हैं, है ना, वही सब वोट किया करते थे। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए की तरह नहीं है कि हर स्टेट का अपना अलग अलग सिटीजनशिप है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, वो जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और गांव लेवल पे। ठीक है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको ऐड किया गया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो बेसिकली अभी 22 पार्ट हैं ये। ठीक है। तो अब क्या क्या है देख लेते हैं। अब बात करोगे, जो पहला पार्ट है वो एक आर्टिकल 1 से 4 है, और ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, पूरा भारत और उसके जो अलग अलग राज्य हैं। अब सेकंड की बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक है, जो सिटीजनशिप की बात करता है। पार्ट जो थर्ड है वो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। ठीक है। पार्ट चौथा, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से 51 की बात करता है, सॉरी 38 से 36 है, क्योंकि ये स्टेट की डेफिनेशन बताता है। ठीक है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमने आयरलैंड से हायर किया था, लिया था, बोरो किया था। और जो पार्ट 14 है, सॉरी 14A है, ये हमने ऐड किया था इस सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये यूएसएसआर से हमने बोरो किया था कि हमें हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो ठीक है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए भारत के नागरिकों की, कि हमें क्या क्या करना चाहिए किस। ठीक है। वो सब उसमें है, वो आगे बात करेंगे। पार्ट जो फिफ्थ है वो आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 की बात करता है। इसमें यूनियन की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, ये सब की बात है। ठीक है। और ये पार्ट 6 है, ये आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक है। ये स्टेट की बात करता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर और वो सब, हाई कोर्ट्स वगैरह। ठीक है। और अब बात करते हैं पार्ट 8। ठीक है। ये यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। पार्ट 9 की बात करोगे तो ये पंचायत की बात करता है। पार्ट 9A ये म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है। पार्ट 9B ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की जो 1997 का जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऐड किया गया था। पार्ट 10 की बात करोगे तो आप, ये शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की बात करता है। पार्ट जो 11 है ये रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स की बात करता है। पार्ट 12 की बात करोगे तो ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स की बात करता है। पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स, इसकी बात करता है। ठीक है। पार्ट 14 है ये सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जैसे यूपीएससी जो है बेसिकली ये स्टेट पीसेस है, उसका बारे में पार्ट 14 में दिया गया है। पार्ट 14A टर्मिनल्स के बारे में बात करता है। ये टर्मिनल्स 42nd अमेंडमेंट में ही ऐड किए गए थे। ठीक है। और पार्ट 15 ये इलेक्शंस की बात करता है। पार्ट 16 ये स्पेशल प्रोविजंस है इसमें। पार्ट 17 की बात करोगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज, जो आर्टिकल नंबर 343 से लेके 351 तक है। ठीक है। और पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है। और पार्ट 19 ये मिसलेनियस है। और पार्ट जो 20 है वो अमेंडमेंट की बात करता है। ठीक है। और ये 21 और 22 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर कोई नहीं।
अब शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं। 12 शेड्यूल्स हैं। अगर आप बात करोगे ऑफिशियली, जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बना था, उसमें 8 ही शेड्यूल थे, लेकिन 9, 10, 11, 12 ये बाद में ऐड किए गए थे। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर जो 1 है, ठीक है, ये स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, देयर नेम, बाउंड्रीज की बात करता है। शेड्यूल जो 2 है, स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सैलरीज की बात करेगा। अब जो शेड्यूल 3 है, ये ओथ की बात करेगा। ऑल अथॉरिटीज एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की अलग अलग आर्टिकल दिए हुए होते हैं उसमें। ठीक है, ये अब आप बात करोगे शेड्यूल 4 की। शेड्यूल 4 में राज्यसभा, एमपी काउंट ऑन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और शेड्यूल 5 शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बात करता है। शेड्यूल 6 की बात करोगे, स्टेट ऑफ आसाम, मिजोरम, सॉरी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स की बात करता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो रहेगा ट्राइबल एरिया का वो कैसे होगा, क्या लॉज हैं उसकी। और आप शेड्यूल 7 की बात करोगे तो इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज का शेड्यूल 8 है, केवल यहीं तक था पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन बाद में शेड्यूल 9 जोड़ा गया 1951 में, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उससे, नेहरू जी के टाइम में। फिर शेड्यूल 10 जोड़ा गया, एंटी डिफेक्शन लॉ के चक्कर में कोई आया राम गया राम, सुबह इस पार्टी में शाम को उस पार्टी में, ये जो डिफेक्शन रोकने के लिए राजीव गांधी जी की सरकार ने इसको लाया था। ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, शेड्यूल जो 11 है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंड पावर ऑफ पंचायत। ठीक है, ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और अगर बात करोगे शेड्यूल 12 की, तो ये 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1992 में हुए थे ये। ठीक है, अगर बात करोगे आप, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या लिया है। अब बात करोगे यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड किंगडम की बात करोगे तो यहाँ से नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स है, पोस्ट ऑफ पीएम है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, या बाइक कैमरल पार्लियामेंट है, लोअर हाउस मोर पावरफुल यानी लोकसभा। ठीक है, वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स को लोकसभा बोल सकते हो एक तरीके से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात करोगे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन वो है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, प्रोविजन ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एंड जुडिशल रिव्यू, प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, अब यूएसएसआर की बात करोगे तो फंडामेंटल राइट्स और 5 ईयर प्लान। ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो कॉन्करेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, और सिटिंग ऑफ बोथ द वो हाउसेस, सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। ठीक है, जापान की बात करोगे, लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन। ठीक है, अब बात करोगे जर्मनी की, तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान, ये हमने जर्मनी से लिया है। अब कनाडा की बात करोगे तो स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि सेंटर ज़्यादा मजबूत होगा देन स्टेट्स, नहीं तो स्टेट्स क्या होंगे, बोलेंगे भाई हमें तो अलग कंट्री बनाना है, हम खुश नहीं है, तो ये हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना, और जुडियल पावर विद द सेंटर। अगर आयरलैंड की बात करोगे तो आप डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये हमने आयरलैंड से लिया है, और आयरलैंड ने कहा से स्पेन से लिया था। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये सारा का सारा हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, और 1935 की बात करोगे, वैसे ये भी है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारे के सारे हमने 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहां से हमने लिया है। ठीक है, बाकी अब आप इसमें से देख सकते हो, वैसे मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है। साउथ अफ्रीका का नहीं लिया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं साउथ अफ्रीका का प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 368 है ये, वहां से अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका से लिया था। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये साउथ अफ्रीका से लिया है। अब बात करते हैं फ्रांस की, तो रिपब्लिक वर्ड जो लिया है, वहाँ की जो क्रांति हुई थी 1789 में, वहाँ से लिया गया। आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये हमने फ्रांस से लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सारे के सारे ना, ये सारे के सारे सोर्सेज है, मैंने अलग अलग तरीके से ले रखे हैं, तो आप इनको देख सकते हो। ब्रिटिश का कहाँ, ब्रिटिश से हमने क्या क्या लिया है, यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, ये सब लिया है। ठीक है, और जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, कनाडा से, फ्रांस से, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके,
अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करोगे तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज है हमारे, जो कि शेड्यूल 8 में और पार्ट 17 में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप देख लेना, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, ये सारे के सारे हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर बात करोगे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच टर्म डिड एन ए बल्कि वाला यूज टू डिस्क्राइब द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अलग अलग लोगों ने, इंटेलेक्चुअल जो भी थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने अलग अलग विचार व्यक्त किए थे कि ये क्या है, प्रेम्बल क्या है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के अलग विचार थे, और एन के पालकी वाला की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या बोला था प्रेम्बल को, इन्होंने बोला था क्या पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उन्होंने बोला था कि संविधान का ये पहचान पत्र, एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड है। एन ए पल्की वाला ने प्रस्तावना को संविधान की पहचान पत्र कहा था। ठीक है, के मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली, और बारकर ने इसको मुख्य सुर कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेम्बल वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तभी हमने ऊपर से देखा था कि हमने प्रेम्बल कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल सिटी है। ठीक है, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड, कब हुआ था? तो नेहरू जी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो किया था आपका 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, लेकिन 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात करोगे क्या पार्लियामेंट है, क्या जुडिशरी है, या पीपल ऑफ इंडिया है, या प्रेसिडेंट है। तो भाई पीपल ऑफ इंडिया ये अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। द प्रेम्बल स्टार्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया, हेंस द अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द पीपल। ठीक है, भारत के लोग ही सर्वे सर्वा हैं भारत में। विच सेट ऑफ वर्ड रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कौन से करते हैं बताओ आप मुझे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेम्बल में है, इक्वलिटी लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। ठीक है, संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लिबर्टीज इन द प्रियम्बल। ठीक है, कौन सी लिबर्टी नहीं है, देख लेते हैं। थॉट है, एक्सप्रेशन है, स्टेटस है, या वर्शिप है। तो अगर आप देखोगे जो स्टेटस है ना, ये नहीं है, क्योंकि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लिबर्टीज इंक्लूड थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप है। और जो स्टेटस है ये इक्वलिटी से रिलेटेड है। भाई तुम्हारा कितना स्टेटस है, तुम पैसे वाले हो, गरीब हो, कौन सी कास्ट के हो, कौन से धर्म के हो। तो एक स्टेटस कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है इक्वलिटी से। ठीक है, विच टर्म डिफाइंस द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोवरेनिटी। तो जो हमारा कंट्री वो सोवेरियन है। ठीक है, यानी कि सोवेरियन का मतलब हमारा खुद का है, बाहर का कोई वो उसको गवर्न नहीं करता है। सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, और रिपब्लिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रॉम विच कंट्री वर द आइडियल ऑफ जस्टिस बोरोड। आइडियल ऑफ जस्टिस कहाँ से बोरो किए थे हमने? हमने किए थे यूएसएसआर से। यूएसएसआर नहीं, रशिया, आज का रशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस was taken from the USSR Constitution. Which amendment added socialist, secular and integrity? तो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उस टाइम ये सारे ऐड हुए थे। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इन विच केस was it declared that the preamble is a part of the constitution। ठीक है, तो कौन सा है? केशवानंद भारती जी का जो केस है 1973 में हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक केस है। ठीक है, इसमें क्या था कि जो 1967 में गोलकनाथ जी का केस हुआ था, उसमें ये बोला गया था कि आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है सरकार, वो एक वैलिड है। ठीक है, वो कर सकते हैं। लेकिन 1973 में उसमें क्या कहा गया था कि भाई ये कुछ सैलेंट फीचर्स हैं, जो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क एक डिसीजन था, 1973 में हुआ था। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी, वो अलग अलग समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको बताया कि बेसिक जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या क्या है, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और ये इलेक्शन, फेयर इलेक्शन है ना, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, है ना, ये सारे के सारे साइलेंट फीचर ऑफ
वो है बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिकली, अगर बात करोगे तो, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर उन्होंने बोला था कि भाई हम समय समय पर बताते रहेंगे, ठीक है, जो भी ऐसा लगेगा कि लॉ के अगेंस्ट जा रहा है तो हम उसको नल एंड वॉइड कर देंगे आर्टिकल नंबर 13 के तहत, ठीक है। तो हाउ मेनी शेड्यूल्स आर करंटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल हैं, ठीक है, 12 शेड्यूल हैं। जो पहले थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो 8 थे, 9, 10, 11 और 12 ये बाद में ऐड किए गए हैं, ठीक है। व्हाट डज द फर्स्ट शेड्यूल डील विद, ठीक है, पहला जो शेड्यूल है वो कैसे डील करता है, किससे डील करता है, ओथ इन्फॉर्मेशन से, इमॉल्वमेंट अलाउंसेस से, नेम ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो यही है भाई पहला जो वो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। विच शेड्यूल डील्स विद अमेंडमेंट एंड प्रिविलेजेस ऑफ इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स, तो भाई सेकंड है ये, पहले तो इंडिया की बात करता है, यूनियन स्टेट्स की बात करता है, तो सेकंड, द सेकंड शेड्यूल डील्स विद अमेंडमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ हाई ऑफिशियल्स, ठीक है। द फोर्थ शेड्यूल फोकसेस ऑन विच सब्जेक्ट, तो जो चौथा शेड्यूल है वो किस पे फोकस करता है, वो एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट की बात करता है, ठीक है, कौन सी स्टेट से कौन सी कितनी सीट्स एलोकेट होंगी, ये आर्टिकल नंबर सॉरी चौथा शेड्यूल बताता है, ठीक है। द फिफ्थ शेड्यूल डील्स विथ विच ग्रुप, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल ट्राइब एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स, तो शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है, शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, पांचवा जो हमारा शेड्यूल है, ठीक है। विच स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल में कौन सा नहीं है भाई, असम है बिल्कुल राइट है, त्रिपुरा है बिल्कुल राइट है, मिजोरम है बिल्कुल राइट है, मणिपुर नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आर कवर्ड, मणिपुर इज नॉट, ठीक है। द सेवन शेड्यूल कंटेन्स विच लिस्ट, तो सेवन जो शेड्यूल है वो कौन सी लिस्ट कंटेन करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट में इनमें कौन सा है, देख लेते हैं। डिफेंस भाई तो सेंटर का हो जाएगा, आदरणीय राजनाथ सिंह के हाथ में सारा सारा, बैंकिंग ये भी सेंटर के हाथ में होता है, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स भाई ये तो बिल्कुल सेंटर के हाथ में है, अपने जयशंकर प्रसाद जी के हाथ में, बिल्कुल भारत सरकार के हाथ में। तो पुलिस अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, ठीक है, ठीक है, पुलिस इज ए स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। विच सब्जेक्ट वाज मूव टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, तो कौन सा जो स्टेट लिस्ट है उससे उसको कॉन्करेंट में लेके जाया गया था, तो वैसे तो कई सारे थे, जैसे आपका फॉरेस्ट है, आपका एजुकेशन है, वेट एंड मेजर है, ये सारे के सारे लेके गए थे, स्टेट लिस्ट थे उधर, ठीक है। तो आपका शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में भी आता है, पहले स्टेट लिस्ट में आता था, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर करंटली इन द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में अभी कितने हैं, क्या 97 है, 61 है, 52 या 100 है, तो बात करोगे तो पहले ओरिजिनली तो 97 थे, लेकिन अभी ये 100 हो गए, ठीक है, कितने 100 हो गए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गांधीयन प्रिंसिपल इंक्लूडेड डीपीएसपी, ठीक है, तो कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, हाँ बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 40, ठीक है। प्रमोशन ऑफ कॉडेज ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, ये नहीं है, ये आर्टिकल 39 ये नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है, बाकी ये रॉन्ग है, बाकी ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी 1 2 3 ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल इंक्लूड विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड काउ प्रोटेक्शन, ठीक है, ये सारे के सारे गांधी प्रिंसिपल के फंडामेंट वो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। विच शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, तो ये 8th शेड्यूल और भाग 17वां, ठीक है, तो 8th शेड्यूल में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। द idea of concurrent list in the Indian Constitution was borrowed from which country, concurrent list की बात करोगे तो कहाँ से लिया गया है, concurrent list ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। Which of the following is included in the 12th schedule of the Constitution after amendment, ठीक है, तो अगर 12th शेड्यूल की बात करोगे तो भाई इसमें म्यूनिसिपैलिटीज है, ठीक है, 11th शेड्यूल में पंचायत, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज ही यहाँ पे है,
विलेज और म्यूनिसिपैलिटीज के लेवल पे। तो पंचायती राज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वें में म्यूनिसिपैलिटीज है, वो है पंचायत गांव, और ये म्यूनिसिपैलिटीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। 13वें संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें पंचायती राज विषय शामिल है। ठीक है, 11वीं में विलेज लेवल पे और 12वीं में म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यूएसएसआर से हमने बोरो की हैं, स्वर्ण सिंह जी की रिकमेंडेशन पे हमने 42वें संविधान संशोधन में इनको ऐड किया गया था, और ये चौथा ए उसमें है। ठीक है, ये चौथा ए पार्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द पार्ट 4A एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। विच शेड्यूल डील विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आदरणीय राजीव गांधी जी लाए थे। ठीक है, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, और 10वां शेड्यूल ऐड हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, 1988 या 89 में ये ऐड किया गया था। 89 में से 85 की बात होगी। ओके, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन वर added by the 52nd Amendment Act and 10th schedule was added. Which schedule lists tribal area and their administration? तो भाई कौन सा है आप बताओ। तो पांचवा है, पांचवा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द फिफ्थ शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, विच शेड्यूल कंटेन्स द थ्री लिस्ट यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो सातवां शेड्यूल कंटेन करता है इसको, हमने अभी ऊपर देखा था। The seventh schedule classifies subjects between union, state and concurrent list. ठीक है, which of the following schedules was added by the 73rd constitutional amendment। तो कौन सा था आपका 11वां, ये 11वां, और ये जो 12वां है ये 74वां था, 74th। ठीक है, 11th शेड्यूल लिस्ट पंचायती राज सब्जेक्ट was added by the 73rd amendment. Which schedule contains प्रोविजंस फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। तो कौन सा ये 12वां है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज वाला 12वां है, और विलेज पंचायत वाला आपका 11वां है। ठीक है, द 12th शेड्यूल वाज एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एंड कंटेन्स अर्बन लोकल बॉडीज। म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए क्या है, पांचवा, पार्ट 5, और स्टेट के लिए 6। ओके, तो पार्ट 5 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। पार्ट 5 इंक्लूड्स द यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डीपीएसपी कहां से लिए हम लोगों ने ऊपर देखा था, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। कहां से, आयरलैंड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द डीपीएसपी ऑफ वर बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। तो कौन सा था ये, 61st अमेंडमेंट था। कौन सा, 61st अमेंडमेंट था 1988 में। राजीव गांधी जी की सरकार ने वोटिंग जो एज थी वो 21 से 18 कर दी थी। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था तो 52वां जो अमेंडमेंट हुआ था ना वो 1985 में ही हुआ था। ठीक है, वो मैंने शायद 89 लिख दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, द 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 लोअर्ड द एज टू 18, 21 थी पहले, फिर 18 कर दी थी। विच अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करोगे तो ये हमारा 42वां था। इसमें स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर यूएसएसआर से ऐड किया गया था कि हमारे देश के लोगों को फंडामेंटल राइट्स तो मिले हुए हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो पार्ट कौन सा था, चौथे का ए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976। विच अमेंडमेंट इंसर्टेड द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये 86वां संशोधन था जो 2002 में ऐड किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। और ये इसने आर्टिकल 21A ऐड किया था। इसमें क्या था, 6 ईयर से लेके 14 ईयर के बीच में उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको एजुकेशन मिले। ठीक है,
और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है कि पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं 6 ईयर से 14 ईयर्स के बीच। ये जो था ये 86वां द 86 अमेंडमेंट मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो थैंक यू वेरी